हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे और एग्जाम के लिए कर रहे होंगे प्रिपेयर। फिर तो बेटा ये मोस्ट नीडेड वीडियो थी। आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी एंड ऑन डिमांड जो भी आप सबके क्वेश्चंस थे मैंने उसको आंसर करने की एफर्ट्स किए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो कल आपका ओपन बुक एग्जाम है, सो उससे रिलेटेड ये वीडियो है जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेरीज आ रही थी मेरे पास दैट वाज हाउ टू स्टडी और हाउ टू प्रिपेयर फॉर ओपन बुक एग्जाम, what material should be taken, how to attempt, how to present answer, what should be the length of the answer and what is the pattern of the exam। तो ये सब क्वेश्चंस थे आपके, उसके रिलेटेड हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि आपने स्टडी कैसे करना है अपने ओपन बुक एग्जाम को। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नो डाउट आपके पास आपका सारा मटेरियल अवेलेबल होगा, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है टू गेट फेमिलियर विद योर स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो जितना भी आप अपना अभी आपके पास मटेरियल है वो आप उसको पूरा गो थ्रू करो। ठीक है, ट्राई करो कि आप उसको अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे गो थ्रू करो। अपना पास्ट जितने भी आईसीएसई के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको डाउनलोड करो। ठीक है, और आईबीएल सब्जेक्ट के तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरी जो क्वेश्चन पेपर्स की डिटेल है वो डाल दी है। ठीक है, आप लोग उसको आप वो कर सकते हो डाउनलोड। एंड बाकी स्टूडेंट्स भी अपने अपने सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, कुछ एक ईयर्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करो। ठीक है, उसके बेसिस पे ही आप अपनी सारी बुक को गो थ्रू कर सकते हो। एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होता है, बिकॉज वो गाइडलाइन आंसर्स भी आपके साथ में है। और साथ के साथ आपको अपनी बुक में कौन सा मटेरियल या कौन सी जो आपका टॉपिक है वो किस चैप्टर में है वो भी आपको उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट वे है अपनी बुक को गो थ्रू करने का। अब आपके पास जितना भी टाइम रिमेनिंग है आप उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, बिकॉज कुछ भी याद करने की जरूरत तो है ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन मेमोराइजिंग थिंग्स इन दिस बुक। ठीक है, इन दिस सब्जेक्ट। तो आप अपना सारी बुक को अंडरस्टैंड करो, गो थ्रू करो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ट्राई करो कि वो सोल्व करो, क्योंकि उसके थ्रू आपको बहुत सारे कंसेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो होगी कि आपने क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करना है, कितनी आपकी लेंथ होगी, बहुत कुछ आप उस क्वेश्चन को गो थ्रू करते हुए ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इंडेक्स अपनी बुक का अच्छी तरह से देखो। वैसे तो मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एबीसी इंडेक्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सा आपका टॉपिक जो है वो किस बुक से रिलेटेड होगा या सॉरी किस चैप्टर में से रिलेटेड होगा, बिकॉज हमने अपनी सारी की सारी बुक को कैटेगराइज कर लिया है एबीसी बेसिस पे। ठीक है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं डाउनलोड किए आप कर सकते हो उसको डाउनलोड। ठीक है, और एबीसी जिनके पास इंडेक्स है वो तो कोई इश्यू नहीं है उस चीज का, लेकिन जिनके पास नहीं है बेटा वो अपने इंडेक्स को बहुत अच्छी तरह से देख के जाना। इंडेक्स के बेसिस पे आप हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को एक बार देखना कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, वो सबसे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि मटेरियल हमने कौन सा, मतलब क्या क्या मटेरियल हम कैरी कर सकते हैं। तो बच्चे किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंस्टीट्यूट की तरफ से। आप अपना मॉड्यूल, अपने हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूलाज कुछ भी कैरी कर सकते हो। ठीक है, मतलब किसी भी ऑथर की बुक, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन आप अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कैरी कर सकते हो। क्वेश्चन जो आपके गाइडलाइन आंसर्स हैं, जो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स डाउनलोड करोगे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे विद आंसर्स, आप उसको भी कैरी कर सकते हो। मतलब किसी भी वे से आप अपना प्रिपेयर करके ले जा सकते हो मटेरियल। किसी भी तरह की इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल अपने माइंड में से ये निकाल देना कि हम शायद पास्ट ईयर क्वेश्चन, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। मतलब जो भी स्टूडेंट्स, मैं आपको बेस्ट वे बताती हूँ बेटा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, स्टिल आपके पास पूरी रात पड़ी हुई है, बिकॉज कल आपका लास्ट पेपर है। सो किसी भी तरह की आप टेंशन मत लो। एक लास्ट दिन है, 100% आप अपना दो अब आज के दिन। ठीक है, अभी भी जिन बच्चों ने प्रिपेयर नहीं ठीक तरह से करना शुरू किया, एक फुल आप स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, अपनी सबसे पहले तो ट्राई करो एबीसी इंडेक्स बनाने का। जिन सब्जेक्ट्स के मैंने दे रही है वो तो ठीक है, आईबीएल का अवेलेबल है और 2-3 सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं। जिनके नहीं है तो बेटा आप अभी भी बना सकते हो, 2-3 आवर्स की अपनी आपकी हार्डवर्क है। ठीक है, उसके बाद
नहीं भी आपने बनाना तो आप अपने पास्ट क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करो, ठीक है, उसको आप अपनी बुक्स के सामने रखो, उसको प्रिंट आउट्स लेके, और एक एक करके आप अपना सॉल्व करना शुरू करो। और जो आपको लगता है ना कि आपकी बुक में वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, एक सेपरेट पेज लो, ठीक है, प्लेन ब्लैंक पेज लो, उस पे आप अपना वो वाला क्वेश्चन पेपर का रेफरेंस दे दो, कि जैसे जून 2017 का सपोज आपका क्वेश्चन है, तो आप अपना उस प्लेन पेज पे एक सेपरेट एक लगाना शुरू कर दो कि जून 2017 में जो आपको लगता है ना एक डिफरेंट क्वेश्चन आया हुआ है, आप वो डिफरेंट क्वेश्चन को वहां पे नोट करो और इसकी पेज इंडेक्सिंग कर लो। जो आपके क्वेश्चन पेपर्स की पूरी लिस्ट है ना, उसकी इंडेक्सिंग कर लो, ठीक है, उसके सामने उसका रेफरेंस दे दो, सो दैट कि अगर एग्जाम में इन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से कोई रिपीट होता है ना, तो आप डायरेक्टली जो तो बुक में है वो तो ठीक है, वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है ऐसा कि रेपिटेटिवली किसी भी ईयर में कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो रिपीट हो रहा है, तो आप उसका एक सेपरेट इंडेक्स बनाओ, और जो आपने क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड किए ना उसकी इंडेक्सिंग कर लो पेज की, ठीक है, तो उसके सामने उसका पेज नंबर रेफर कर लो कि क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 17 या पेज नंबर 18, जिस पे भी आपको वो लगता है कि वो सेपरेट एक अलग सा कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट हो रहा है एवरी ईयर, ठीक है, तो आप ऐसे भी अपना एक कैरी करके लेके जा सकते हो, हैंड नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। एंड बेटा ठीक है, आप कैरी तो कुछ भी कर सकते हो, बट माई सजेशन इज डोंट कैरी टू मैनी बुक्स, क्योंकि जितनी ज्यादा आप बुक्स लेके जाते हो ना उतनी ही आपको प्रॉब्लम आती है, बिकॉज आप आधा टाइम तो इसमें ही वेस्ट कर देते हो कि इसमें नहीं है उसमें होगा, उसमें नहीं है उसमें होगा। तो अपना फोकस आप कोशिश करो कि आप अपना मॉड्यूल ही लेके जाओ, बिकॉज इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, मोर देन आपको उसमें से सारे आंसर्स ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, बस एक कॉन्फिडेंस के साथ फोकस करने की जरूरत होती है, ठीक है, और जितना आप मटेरियल अदरवाइज कैरी करते हो उसके बेसिस पे क्या होता है कि फिर आप खुद ही भूल जाते हो, कि मतलब कंफ्यूज हो जाते हो कि हम किस बुक में से देखें, और आप एक बुक को भी अच्छी तरह से नहीं देख पाते, ठीक है, तो जो तो एबीसी इंडेक्स है उसमें तो आपकी प्रॉब्लम ही खत्म होगी ना, कि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी कि इसके बाद भी हम कुछ ढूंढ नहीं पा रहे अपनी बुक में से, हमें मिल सकता था, ठीक है, आधा टाइम तो हमारी यही स्ट्रेस रहता है ना कि हमें मिल सकता है या हमें मिल नहीं रहा, या ऑन द स्पॉट हम कुछ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। तो एबीसी इंडेक्स बना लेते हो, फिर तो आपका काम ही खत्म ना, कि आपको पता है ये मेरे पास मॉड्यूल है, इसमें ये ही टॉपिक्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है, और जब कुछ भी नहीं है फिर हम अपना माइंड किसी और तरह से लगाते हैं उस क्वेश्चन पे। जब आपको लगता है, आप डाउटफुल होते हो ना कि शायद मिल जाए शायद मिल जाए, तो आप नहीं कर पाते उतना कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप बहुत ज्यादा जो बुक्स हैं वो कैरी मत करना, ठीक है, अपना अगर मॉड्यूल भी है किसी के पास तो वो बहुत सफिशिएंट है, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप उसमें से फाइंड आउट करना। ओके, सो सेकंड चीज है हाउ टू अटेम्प्ट। आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि हम अटेम्प्ट कैसे करें। तो बेटा सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो ना, वो ये करते हो कि आप कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने ये जो एक सब्जेक्ट रखा है ना, वो आपको क्वेश्चन भी देगा वैसे जिसमें आप गलती कर सकते हो, नो डाउट, आपके सामने बुक है लेकिन आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ट्राई टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, दिस इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट, ठीक है, आप अपने उस क्वेश्चन को पढ़ो, उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा मतलब ट्राई करो कि फर्स्ट लास्ट लाइन तो बिल्कुल आपकी मैच हो ही ना, वो तो आप अपनी वर्डिंग में उसको मोल्ड कर ही दो, ठीक है, करना आपने मोल्ड ही है और आपने कुछ भी नहीं करना, लेकिन अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करो। बुकिश लैंग्वेज एज इट इज एक्ट की लैंग्वेज मत फॉलो करना, ठीक है, उस मतलब उसमें ही अटेम्पटेशन में ही आपकी बात आती है कि आपने अपने आंसर्स को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। अब बात आती है आंसर्स की, प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ठीक है, तो बच्चे सबसे पहली बात तो ये है आपने हेडिंग्स बनानी है अपनी, जितनी ज्यादा, अगर आपको सपोज एक मॉड्यूल में पैराग्राफ फॉर्म में कुछ दिया हुआ है ना, आपने उस पैराग्राफ में से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ढूंढ के उसकी हेडिंग बनानी है। लाइक सपोज अगर कुछ भी एडवांटेजेस आते हैं तो आपने एडवांटेजेस ऊपर लिखे, ठीक है, उसके अंदर नंबर 1 जो भी एडवांटेज है उसको लिखो, उसको अंडरलाइन करो, देन उसके अंदर चाहे एक लाइन लिखो, देन सेकंड पॉइंट उसमें से फाइंड आउट करो, वो लिखो, देन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। वो एक्सप्लेनेशन डिपेंड करती है आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कितना टाइम लगा सकते हो, बट ये हेडिंग्स बनानी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड बेटा बात आती है फ्लो चार्ट्स। एक तो आप अपनी हेडिंग सब हेडिंग्स बनाओ, सेकंड आपकी बात आती है फ्लो चार्ट्स की।
ठीक है। अब क्वेश्चन करोगे अपने, ट्राई करो कि अपने क्वेश्चन आंसर को ना फ्लो चार्ट्स के थ्रू डायग्रामेटिकली आप प्रेजेंट करो। वो कैसे करते हैं, जैसे सपोज आपको आगे किसी भी चीज के बेनिफिट्स आ गए, एडवांटेजेस आ गए, है ना, तो सबसे पहले ना ऐसे लिख देते हैं बेनिफिट्स। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना, आप कैसे टाइम आपके पास बचा है और कैसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सपोज आपके पास टाइप्स आ गई, तो अब अभी आप टाइप्स कैसे लिख सकते हो, टाइप्स तो नीचे आपने करनी, इट हार्डली टेक्स 1 to 2 minutes, बट उससे क्या होता है कि बुक से थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो जाता है जो प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ऐसे टाइप्स, ठीक है, उसके फर्दर कुछ है तो फर्दर, तो इस वे से ना आप अपने आंसर को प्रेजेंट करो। ठीक है, दिस विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस, बिकॉज कभी भी मॉड्यूल में या हमारी बुक में इस वे से हमें आंसर्स नहीं गिवन दिए होते हैं ना, वो डायरेक्टली पैराग्राफ फॉर्म में दिए होते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में उन्होंने दिए होते हैं। तो आप ट्राई करो कि इस वे से आप अपने जो उसी आंसर को मोल्ड करो। अभी ये बात नहीं है कि आप सिंपल ये डायग्राम बना के छोड़ रहे हो, नीचे नो डाउट आपको उसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, और एक्सप्लेनेशन डिपेंड्स अपॉन टाइम। मतलब मैं उसके लिए नहीं बोलूंगी कि आप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करो या बहुत ज्यादा लो। जैसे सपोज एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे एक लाइन भी चाहे आप हेडिंग बनाई अंदर, चाहे आप एक लाइन में ही उसको एक एक दो लाइन में ही एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन ये चीजें जरूर ट्राई करना। एंड वन मोर थिंग, अगर आप सपोज कुछ पैराग्राफ में भी लिख रहे हो, पैराग्राफ में लिखते हुए भी जो आपको लाइंस लगती हैं इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करो। ठीक है, उनको मार्क करके आओ, जो आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नहीं भी आपको लगता ना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। आप बेटा लास्ट में जब आपका सारा पेपर कंप्लीट हो जाता है, टेक योर पेंसिल, डिफरेंट इंक्स, आईसीएसई के एग्जाम में कोशिश करो मत यूज करो। ठीक है, उसकी जगह पे लास्ट में जाके क्या करो, जब आपका सारा पेपर हो गया तो लास्ट में ना टेक योर पेंसिल, उसके साथ थोड़ा थोड़ा नीचे से अंडरलाइन कर दो कुछ एक लाइंस को, इंपॉर्टेंट लाइंस को। उससे क्या लगता है कि आपका एग्जाम थोड़ा जो पेपर है ना वो प्रेजेंटेबल लगता है, हाईलाइट हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 टिप्स जो मैंने आपको दी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करना बेटा, दिस विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस इन योर मार्क्स। ठीक है, बहुत कम बच्चे जो हैं वो अच्छी प्रेजेंटेशन दे के आते हैं, तो इस पे से आप प्रेजेंट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड मोर ओवर जो एक कॉपी पेस्ट वाली इमेज होती है ना एग्जामिनर के माइंड में, वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम आती है कि टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते, आंसर्स भी अवेलेबल होते हैं, बुक भी है, स्टडी मटेरियल भी है, टाइम कैसे मैनेज करें वो नहीं आपको होता, आप पेपर पूरा ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे सबसे बड़ी बात, अपनी वॉच कैरी जरूर करना। ठीक है, सामने वॉच रखो, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको इक्वल टाइम में डिवाइड कर लो। ठीक है, थोड़ा सा घर पे भी जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, वहां से आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हम अभी अभी जाएंगे पैटर्न पे, पैटर्न में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी बात आ रही है हाउ टू मैनेज टाइम। ठीक है, तो बेटा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो मेरा टिप है वो यही है, अपने छोड़ दो कितनी लेंथ चाहिए, छोड़ दो कितना आपने लिखा है, जितना आपके पास टाइम है। ठीक है, बस उस हिसाब से चलो, कुछ भी मत सोचो। अगर आप चार अच्छे, एक अच्छा क्वेश्चन दे देते हो ना, उससे ज्यादा बेटर है आप 2 एवरेज आंसर्स दे दो, वो ज्यादा बेटर है। मतलब एक बेस्ट आंसर से 2 एवरेज आंसर्स ज्यादा बेटर होते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी जो वीडियो शेयर की थी उसमें आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगी, अपना टाइम मैनेज करो। ठीक है, कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चंस जितने भी हैं डिवाइड योर टाइम इक्वली, जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं। अभी हम पैटर्न पे चलेंगे, मैं उसमें थोड़ा सा बताऊंगी आपको। जितने भी आपके क्वेश्चन है बस आप इस चीज को माइंड में रखो, इक्वल टाइम देना है, चाहे वो 10 मिनट बनते हैं, चाहे वो 12 मिनट्स बनते हैं, चाहे वो 15 मिनट्स बनते हैं, जितना भी आपका है आपने इक्वल डिवाइड करना है। बस इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं सोचना कि मेरी कितनी लेंथ हुई कितनी नहीं हुई। 100% मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपका टारगेट होना चाहिए, rather देन एक क्वेश्चन की लेंथ कितनी रखनी है मैंने। ठीक है, इस चीज को हर स्टूडेंट की वेरी करेगी, हर स्टूडेंट का टाइम वेरी करेगा। एक तो अपने प्रेजेंटेशन जो मैंने बताई है उस वे से चलना है, सेकंड आपने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर वे से करनी है। अगर आपने
पेपर 100 मार्क्स का दे दिया अच्छा प्रेजेंट करके, तो आप, मेरी गारंटी है आपके मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता, आपकी एग्जाम्पशन कोई भी नहीं रोक सकता इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो लेंथ की बात तो हमने कर ही ली है बच्चे, ज्यादा लेंथ पे मत जाना, टाइम के हिसाब से लिखना। अगर सपोज 5 मार्क्स का आ रहा है तो 1 पेज इज सफिशिएंट। मैं फिर भी नहीं बोलूंगी, मैं ये भी बोलूंगी कि आप लेंथ पे मत फोकस करो, फोकस ऑन टाइम। जितना आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से लिखो। बट ये भी नहीं है कि आधे पेज का लिख के आगे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ पेज का लिखोगे तो इट्स बट ऑब्वियस आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। 10 मार्क्स हैं तो एटलीस्ट 2 पेजेस तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। 2 पेज, 1.5 भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अटेम्प्ट पूरा कर देना। मैं अटेम्प्टेशन पे ज्यादा आपका फोकस करूंगी, बट फिर भी आप इतने, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, यू ऑल आर प्रोफेशनल्स, तो आपको पता है कि कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होती है मिनिमम, ठीक है। बाकी उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो बच्चे आप सबने भी नोटिस किया होगा, एज सच कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इंस्टीट्यूट का, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स की, तो न्यू सिलेबस में बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है ना, वो मोस्टली 40 मार्क्स का आता है, ठीक है। 40 मार्क्स का कैसे आता है, अब 10 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन बीच में से 5+5 का डाल दें, वो 5+5 का डाल दें, या फिर एक क्वेश्चन इसमें से 4+4 का भी डाल दें, ठीक है। तो किसी भी वे से वो इस चीज को चेंज कर सकते हैं। जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनमें जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है वो मोस्टली 50 मार्क्स का रहता है। अब 50 मार्क्स उन्होंने कैसे पूरे करने हैं, दैट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। बाइफर्केशन इज नॉट फिक्स्ड। तो इसमें 10 मार्क्स के भी आपको 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, और अदर वे से भी वो चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी को भी बीच में 5 मार्क्स के 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स, वो कुछ भी बाइफर्केशन ऐसा फिक्स नहीं है। आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस रहते हैं मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वो यहाँ पे जो पिछले 2-4 क्वेश्चन पेपर्स मैंने एनालाइज किए थे उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। 6 मार्क्स ईच, 2 क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इन द सेम वे, 2 क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स, 3 मार्क्स के भी 2 हो सकते हैं, ठीक है, किसी एक में। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 4, इन द सेम वे 5, इन द सेम वे 6, ठीक है। तो ओल्ड सिलेबस वालों में भी जो सेकंड क्वेश्चन है, मोस्टली जो मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किए, वो आपका सेकंड क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहता है। वो 30 मार्क्स कैसे बाइफरकेट होंगे वो हम कुछ भी नहीं कह सकते। 10 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, बीच में 5 मार्क्स के भी 6 क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स। थर्ड जो है वो 5 मार्क्स का, फोर्थ भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, फिफ्थ भी 5 मार्क्स का एंड सिक्स्थ भी 5 मार्क्स का, ठीक है। 20 यहाँ पे हो गए, 30 यहाँ पे एंड 50 यहाँ पे, 100 हो गए यहाँ पे, 40 यहाँ पे, और बाकी 12 मार्क्स के 60 यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे इसके बेसिस पे ना बस अपना टाइम डिवाइड कर लेना जाते, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट टिप, क्वेश्चन नंबर 1 को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को अपने लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको, बिकॉज फर्स्ट को मैं लास्ट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक तो आपको केस स्टडी है, आपको कई बार वो पैराग्राफ भी पढ़ना पड़ता है, वो भी हम केस स्टडी पे आएंगे, केस स्टडी वाले पार्ट में आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस जो है ना वो मोस्टली मैं आपको बताती हूँ 3rd, 4th, 5th, 6th, 4th, 5th, 6th क्वेश्चन तो मोस्टली ऐसा ही होता है जो आपको आपके मॉड्यूल में से मिल ही जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी उसको, कितनी क्विकली आप फाइंड आउट करते हो। उसी के लिए मैंने एबीसी इंडेक्स जो है वो आपको बना के दिए हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, कुछ सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स खुद उस पर हार्डवर्क करें, ठीक है। तो वो बेटा आपने ट्राई करना है,
क्विकली फाइंड आउट करने के लिए। एंड 100% है 40 to 50 मार्क्स का पेपर तो आपका ऐसा होता है जो आपके मॉड्यूल में अवेलेबल होता है। आप पे डिपेंड करता है आप कितना स्मार्ट वर्क करके जाते हो, ठीक है, और कितनी जल्दी आप उसको फाइंड आउट कर लेते हो अपने एग्जाम में, ठीक है बच्चे। तो ये आपका पैटर्न था, इसके बेसिस पे अपने अपना जो टाइम है वो डिवाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे हमारा लास्ट पॉइंट आता है केस स्टडी पे। तो बेटा आपको 2 वेज से केस स्टडी आती है, ठीक है। फर्स्ट वे तो ये होता है कि आपकी बुक में ही केस स्टडीज अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आईबीएल वाले स्टूडेंट्स, आई थिंक उनको तो मैंने सारी केस स्टडी की लिस्ट जो है वो उनके इंडेक्स में ही डाल दी थी, उनको तो ऐसा कोई हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल कमोडिटी एंड मनी मार्केट वाले स्टूडेंट्स की भी काफी एक्सटेंड तक मैंने केस स्टडीज जो हैं वो इंडेक्स में डाल दी थी। और जो बच्चे बाकी आईपीआर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बेटा मैंने आपको स्पेशली बोलना था, आपने इंडेक्स चाहे डाउनलोड कर भी लिया है, लेकिन आपके कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें केस स्टडीज हैं, तो आपने सबसे पहले तो ना आप केस स्टडी की एक लिस्ट प्रिपेयर करके जाना जितने भी आपके मॉड्यूल में है, ठीक है। वो लिस्ट कैसे आपने प्रिपेयर करनी है, वो एक सेपरेट आप हैंड रिटन नोट्स बना लेना चैप्टर वाइज, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने केस स्टडी का नाम लिखा, अंदर आपने उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेनी है, ठीक है, कि उस केस स्टडी का कंक्लूजन क्या निकला था। इन द सेम वे नंबर 2 और साथ सामने पेज नंबर मेंशन कर देना, बुक की इस पेज पे ये मेंशन है। कई बार बच्चे क्या होता है रिपीट हो जाती है केस स्टडी, ठीक है। आपको मतलब आपकी बुक में सॉल्व है ना, केस स्टडी सॉल्व दी हुई है, तो आप उसमें से वो निकाल सकते हो आंसर्स, ठीक है। तो वही केस स्टडी ना सेम वे से रिपीट हो जाती है, तो आपको फिर वो एग्जाम में ये कंफ्यूजन ही रहेगा कि ये केस स्टडी रिपीटेड थी और आपको नहीं पता आप कैसे कर सकते हो। समटाइम्स आप उसी केस स्टडी की रेफरेंस से आप अपनी न्यू केस स्टडीज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड एक तो आप अपनी केस स्टडी की लिस्ट बना के जाना, स्पेशली बच्चे आईपीआर स्टूडेंट्स जो है न्यू सिलेबस वाले, उनकी सिलेबस में बहुत ज्यादा केस स्टडीज जो है ना वो दी हुई है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है आईपीआर स्टूडेंट्स का, न्यू सिलेबस वालों का, उसमें बहुत सारी केस स्टडीज हैं। आप अपनी लिस्ट जो है वो बना के जाना, ठीक है, सारी केस स्टडीज की विद पेज नंबर्स एंड विद द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। और बाकी स्टूडेंट्स भी जो हैं उनको मैं यही बोलूंगी कि अपनी केस स्टडी की जो लिस्ट है वो बना के जाना। मतलब सबसे बड़ी बात जो आपने एग्जाम में करके जानी है ना, वो ये करके जानी है कि आपके मॉड्यूल में कुछ है वो आप स्मार्टली कैसे इमीडिएटली फाइंड आउट करोगे इन योर एग्जाम, ठीक है। उसके लिए आप जो कर सकते हो करना, ताकि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपको ये पता हो कि ये मॉड्यूल में है और ये मॉड्यूल में नहीं है। बिकॉज जब नहीं होता ना तो हम सब स्टूडेंट्स रह चुके हैं, ठीक है। आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, हमें पता है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं ना होता तो हम कैसे उसको बेटर वे से और कर सकते हैं, ठीक है। इतना स्मार्ट वर्क तो हम करते ही है ना अपने एग्जाम में कि अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो बच्चे आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से फिर भी उसको अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। सबसे बड़ी टिप ये भी है, कुछ भी छोड़ के नहीं आना, जो मिलता है वेल एंड गुड, जो नहीं मिलता वो भी हमने करना है। कैसे करना है उसके नियर बाय देखो आपको क्या लग रहा है, ठीक है। कोई आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जो डायरेक्ट आपको नहीं मिला तो नियर बाय देख लो कि इसका रिलेटेड आंसर क्या हो सकता है और रिलेटेड आंसर क्या हो सकता है, वो लिख दो। नहीं मिल रहा कुछ और, मतलब अटेम्प्ट करके ही आना है, छोड़ के मत आना, ठीक है। बिकॉज एग्जामिनर के माइंडसेट का आपको नहीं पता होता, कई बार चेकिंग में ही आपको उस चीज के मार्क्स भी मिल जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही गलत लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट रिलेटेड लिख सकते हो आप, ठीक है। इतना स्मार्ट वर्क आप अपने पेपर में कर सकते हो। बिकॉज जब लास्ट में आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं ना, एग्जामिनर भी सोच रहा होता है कि चलो इस स्टूडेंट को पास कर दें, तो उसके लिए भी कुछ तो होना चाहिए ना जहाँ पे वो मार्क्स दे, ठीक है। तो इतना आप अपने लिए स्मार्ट वर्क जरूर करके आना अपने एग्जाम में, कि छोड़ के मत आना, जो भी हो लिख के जरूर आना बच्चे, छोड़ के बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपने हमेशा लास्ट में ही करना है। तो मैंने आपको बताया था 2 तरीकों से केस स्टडी आती है, एक तो वो जो आपके ऑलरेडी आपको मॉड्यूल में मिल जाएगी, सेकंड वो जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस करते थे, ठीक है। याद है बचपन के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, तो जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते थे ना, इन द सेम वे भी आपको केस स्टडी आती है। उस केस में क्या होता है बेटा, सबसे पहले ना आप क्वेश्चन रीड आउट करना केस स्टडी का,
आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा कि ये आपके मॉड्यूल में से कुछ पूछा गया या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वे से है, ठीक है। बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन लाइक जो भी आपको वो पैराग्राफ दिया होगा दो तीन पेजों का, इतनी स्टुपिडिटी मत करना कि स्टार्टिंग से ही उस पैराग्राफ को रीड करना शुरू कर दो, ठीक है। बट सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना। अगर आपको लगता है मॉड्यूल में से वो है तो दैट इज कम्प्लीटली ओके, आप डायरेक्टली अपना मॉड्यूल फोकस करोगे। वो केस स्टडी फिर आपके लिए इररेलीवेंट हो जाएगी, जो भी पैराग्राफ्स दिए हुए हैं ना वो इररेलीवेंट हो जाएंगे, फिर नहीं आपने उस पे बिल्कुल भी फोकस करना। अगर आपको बुक में से इजीली मिल रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो आपने डायरेक्टली बुक में ही जाना है, उस पैराग्राफ को छोड़ देना है, बिल्कुल इग्नोर कर देना है। बट अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन वे में आए हुए हैं तो इन दैट केस, अगर आप सपोज आप अपना क्वेश्चन केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, मॉड्यूल में आपको एज सच रिलेटेड कोई भी आपको पता है कि नहीं मिल रहा या नहीं है, ठीक है, तो इन दैट वे आपको पैराग्राफ जो है वो रीड करना पड़ेगा। लेकिन पैराग्राफ रीड करने के लिए भी स्मार्ट वर्क जरूरी है, ठीक है। सो हार्ड वर्क यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बेटा स्मार्ट वर्क काम करेगा। आपने क्या करना है, उस अपने टेक योर पेंसिल, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड देन पैराग्राफ में देखो कि उससे रिलेटेड कहाँ पे आपको किस जगह पे आपको वो सेम चीज मिल रही है, ठीक है। तो जहां पे मिल रही है वो डायरेक्टली फाइंड आउट करना शुरू करो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप फटाफट से अपना आंसर जो है वो लिखो। मतलब आपको पूरा पैराग्राफ एज सच वहां पे बैठ के रीड करने की जरूरत नहीं है, ओके। आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाओगे, क्वेश्चन के बेसिस पे ही आप देखोगे कि आपको मॉड्यूल में जाना है या वापस उन पैराग्राफ्स पे जाना है जो आपको 2-3 पेजेस की केस स्टडी जो है वो दी हुई है, ठीक है। 4-5 पेजेस की भी कई बार एग्जाम में आ जाती है। डू नॉट गेट पैनिक, देख के बिल्कुल भी डरना मत, सिर्फ फोकस करना कि आपको मॉड्यूल पे जाना है या केस स्टडी को पढ़ने की जरूरत है। अगर पढ़नी पड़ेगी तो सिर्फ वही पैराग्राफ्स पढ़ना जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लगते हैं कि इसमें आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, 5-10 मिनट लगा के ना केस स्टडी में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद लास्ट में आप क्वेश्चंस पे आते हो, ठीक है। बट अटेम्प्ट बच्चे जरूर करके आना। आई एम अगेन फोकसिंग ऑन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, छोड़ के मत आना कोई भी क्वेश्चन, जो भी रिलेटेड लगेगा जरूर लिख के आना, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेरीज। उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करना वो भी हमारा पॉइंट हो गया, कॉपी पेस्ट नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट करना है वो भी हो गया, केस स्टडी को लास्ट में अटेम्प्ट करना है वो भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा बच्चे दिस वाज ऑल अबाउट योर ओपन बुक एग्जाम। मतलब जितने भी पॉइंट्स मेरे माइंड में थे या जितनी भी आपकी क्वेरीज थी उसके बेसिस पे तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। अगर आपकी इसके अलावा कोई क्वेरीज होंगी तो यू कैन आस्क मी, आप कमेंट कर देना, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर एवरीवन्स क्वेरी। तो कल के एग्जाम में अब आपके ऊपर है, आपने 100% कैसे देना है। अगर आपको कुछ भी इसके बाद भी डाउट होगा तो बच्चे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ओके। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।